पढ़ाई में नया इतिहास रचेंगे, पढ़ाई में नया इतिहास रचेंगे और समय गुजरने के बाद लोग हमें याद रखेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए दूसरी क्लास जियोग्राफी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास अर्थात ग्लोब के अंतर्गत आज चर्चा करने वाले हैं अक्षांश रेखाएं। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि आपको मौसम की जानकारी कहाँ से लगती है, समय की जानकारी कहाँ से लगती है, इस पृथ्वी में दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। आज इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर अपन चर्चाएं करने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप शेयर कीजिए ताकि और भी जो आपके मित्र मंडली के अंतर्गत जुड़े हुए हैं वो उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो बात करेंगे आज अपने ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? महत्वपूर्ण टॉपिक जो आने वाला है वो है अक्षांश एवं देशांतर। कौन सी रेखा है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं। किसकी चर्चा करने वाले हैं? अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं। क्लियर है? अक्षांश एवं देशांतर। तो क्या होती है अक्षांश रेखाएं, क्या होती है देशांतर रेखाएं, क्या होती है परिरेखाएं और क्या होती है खड़ी रेखाएं, इन पर अपन चर्चाएं करने वाले हैं। ये ग्लोब का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक। पहले ग्लोब पे अपन ने बताया था कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, सूर्य कब लंबवत चमकता है, इस तरीके के अस्पक्षांश, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साता, इस तरीके के महत्वपूर्ण तत्व पर चर्चा की थी। आज अपन उसी का दूसरा टॉपिक लाए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में। तो अब पहला क्वेश्चन हमने बताया था कि ग्लोब में मुख्यतः 3 रेखाएं होती है। कितनी रेखाएं होती है दोस्तों? 3 रेखाएं। तो जो पहली रेखा अपन दर्शाते हैं, पहली रेखा होगी जिसे अपन कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस रेखा को क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे अपन, इसी को कहेंगे विषुवत रेखा। और इसी को क्या कहेंगे दोस्तों? इसी को कहेंगे भूमध्य रेखा। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाएगी उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। फिर हमने बताया था पिछली क्लास में कि विषुवत रेखा के जो 13.5 डिग्री उत्तर के ओर खींची जाती है उस रेखा को अपन कहेंगे कर्क रेखा। क्या कहेंगे दोस्तों? उस रेखा को अपन कहेंगे कर्क रेखा। क्या कहेंगे? कर्क रेखा। और विषुवत रेखा के जो 13.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित रेखा होती है इस रेखा को कहते हैं अपन मकर रेखा। क्या कहेंगे दोस्तों? मकर रेखा। क्लियर है? ये भी 13.5 डिग्री फर्क क्या ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब बात करने वाले हैं अक्षांश रेखा की। ये अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है। तो दोस्तों, जैसे आप फ्री बैठे हो, आज एक दिन मैं भी बैठा था, फर्क इतना था कि आप घर में आराम से कहीं भी बैठे होंगे, मैं टीवी के समक्ष बैठा था। एक टीवी में पिक्चर आ रही थी घर घर की कहानी। उसमें एक साला अपने जीजा से बार बार क्वेश्चन कर रहा था कि यदि जीजा जी उत्तर में हिमालय पर्वत न होता, देखिए मैं ले चलता हूँ आपको अक्षांश और देशांतर में ही ले चलूंगा। ऐसा नहीं कि मैं पिक्चर की बात करने जा रहा हूँ, मैं आपको लेकर पहुंच रहा हूँ ग्लोब में अक्षांश और देशांतर। तो साला जीजा से बार बार क्वेश्चन कर रहा था कि जीजा जी यदि उत्तर में हिमालय पर्वत न होता तो क्या होता। तो जीजा जी अपने आप में बड़ा होशियार समझ रहे थे दोस्तों। क्या समझ रहे थे? होशियार, इंटेलिजेंट समझ रहे थे। उन्होंने ऑन स्पॉट जवाब दिया कि यदि उत्तर में हिमालय पर्वत न होता तो विदेशी आक्रमणकारी आपके देश में आक्रमण कर देते। वो संतुष्ट नहीं हुआ, बोले नहीं जीजा जी। उन्होंने दोबारा जवाब दिया कि यदि उत्तर में हिमालय पर्वत न होता तो वहां का ठंडा वातावरण आपके देश के वातावरण को ठंडा कर देता। बोले नहीं जीजा जी। तो बोले आप भी जवाब दो। तो साले ने जवाब दिया कि जीजा जी यदि उत्तर में हिमालय पर्वत न होता तो खुदा जानते जीजा आप मेरे नहीं, मैं आपका जीजा होता। तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बहुत ही बढ़िया।
कि पृथ्वी में अगर दिन रात बड़े होते हैं तो क्यों होते हैं, आखिर पृथ्वी में दिन रात ही क्यों होते हैं, पृथ्वी में ऋतुएं परिवर्तित क्यों होती हैं। देखिए क्वेश्चन, पहले प्रश्न समझ लें, फिर इसके बाद आंसर अपन पहुंचेंगे। पहला क्वेश्चन हमने कहां से क्लियर किया, पहला क्वेश्चन क्लियर किया कि पृथ्वी पर, देखिए पहला क्वेश्चन क्या किया, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, क्लियर, पहला क्वेश्चन दिन रात क्यों होते हैं। दूसरा क्वेश्चन किया हमने कि पृथ्वी पर जो मौसम संबंधी जानकारी होती है, मौसम की जानकारी ये कहां से प्राप्त होती है। तीसरा क्वेश्चन कि पृथ्वी पर याद रखिएगा समय की जो जानकारी प्राप्त होती है, समय टाइम की, ये कहां से प्राप्त होती है। चौथा क्वेश्चन कि पृथ्वी पर छोटे बड़े दिन रात के होते हैं, क्या क्लियर किया कि पृथ्वी पर छोटे बड़े दिन रात के होते हैं। पहला हमने क्या क्वेश्चन किया था कि आखिर दिन रात क्यों होते हैं। दूसरा क्वेश्चन किया इस पृथ्वी पर मौसम क्यों बदलता है, फिर ये समय की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, और छोटे बड़े दिन रात क्यों होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन किया, क्लियर है ना भाई। अब देखिए, अब इस तरीके के प्रश्न तो आंसर भी अपन को चाहिए अक्षांश रेखाओं से, कैसे चाहिए, अक्षांश रेखाओं से आंसर भी अपन को प्राप्त करना होगा। अब आंसर कैसे मिलेंगे, हम पहले बात कर लेते हैं एक एक रेखाओं की। इन क्वेश्चनों को क्लियर करते हैं दोस्तों, क्लियर करते हैं। इसके बाद पहले अपन बात करते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, वे रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है, उन्हें अपन कहते हैं अक्षांश रेखा। तो पश्चिम कहाँ दोस्तों, तो पश्चिम रहा ये रहा, पश्चिम का रहा, पश्चिम ये रहा। और इसके बाद देखेंगे पूरब कहाँ पर है, तो पूरब ये रहा। उत्तर कहाँ पर है, तो उत्तर ये रहा। और दक्षिण, तो दक्षिण ये रहा। क्लियर है, यानी उत्तर ऊपर की ओर, दक्षिण नीचे की ओर, पश्चिम बाएं ये रहा, और पूरब दाएं ये रहा। तो क्लियर है। तो हमने बताया कि अक्षांश रेखाएं सदैव यानी हमेशा कहां से कहां की ओर खींची जाती है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये रही, देखिए ये रेखाएं पश्चिम से पूरब की ओर, ये रेखा कहां से, पश्चिम से पूरब की ओर। समझ में आ रहा है। अक्षांश रेखा सदैव पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है, कहां से कहां की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्लियर है, ये अक्षांश रेखाएं, देखिए क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों। अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती है, ये अक्षांश रेखाएं ये कहां से कहां की ओर खींची जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। कहां से कहां की ओर खींची जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। कहां से, पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम है और ये पूरब है, तो कहां से खींची जा रही है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। क्लियर है दोस्तों। इन रेखाओं को क्या कहते हैं, इन रेखाओं को कहते हैं अपन परिरेखाएं। क्या कहते हैं, परिरेखाएं। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये एक प्रकार से लेटी हुई रेखाएं कहलाती है। कैसी कहलाती है, परि या लेटी हुई रेखाएं कहलाती हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 180 + 1। अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि हमने कई बुकों में केवल 180 पढ़ा, हमने केवल कई बुकों में 180 पढ़ा। बिल्कुल पढ़ा होगा, मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 180 + 1, तो ब्रदर आप देखिए 90 ये रहा, यहां से लेकर के 90 और 90 यहां से लेकर के ये रहा। समझ रहे ना, क्योंकि आगे एक रेखा भी दर्शाई जाएगी 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो 90 के क्या बनेंगे, कोण बनेंगे। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो आप समझिएगा 90 + 90 कितना हुआ, 180 हुआ। और ये जो 0 डिग्री, क्योंकि गिनती कहां से चालू करते हैं, गिनती करते हैं 1 से। मान लीजिए 500 के नोटों की गिनती गिनना है, तो आप क्या गिनोगे, 0 1 2 3, ऐसा गिनोगे क्या, 1 2 3 गिनोगे।
गिनती कहाँ से चालू होती है? 1 से। लेकिन ये रेखा कैसी है उधर? ये जो रेखा है, ये जो 0 डिग्री से अक्षांश रेखा जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसको भी तो काउंट करोगे, क्योंकि यह भी तो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है, यह भी तो परिरेखा है, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 180 + 1। तो आपको डाउट नहीं रहेगा कि अक्षांश रेखाएं जो परिरेखाएं होती है, जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है दोस्तों, उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है 180 + 1 यानी 180 + 1 बराबर 181। क्लियर है दोस्तों? अब आते हैं, ये 2 अक्षांश रेखाएं हैं, ये 2 अक्षांश रेखाएं हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? इनकी दूरी की बात करना है। 2 अक्षांश यानी एक यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी, यानी एक अक्षांश से एक अक्षांश तक के बीच की दूरी, यानी 2 अक्षांशों के बीच की दूरी ये कितनी होगी? ये होगी 111 किलोमीटर। नहीं समझ में आया? यानी ये एक अक्षांश रेखा है और एक अक्षांश रेखा ये है, तो इस रेखा से इस रेखा तक के बीच की दूरी का अपन को क्लियर करना है। तो कितनी है? 111 किलोमीटर। कितनी है? 111 किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों? यानी कितनी दूरी है? 111 किलोमीटर। कितनी है? 111 किलोमीटर। क्लियर है? 111 किलोमीटर यानी एक अक्षांश से दूसरी अक्षांश तक के मध्य की दूरी है 111 किलोमीटर, यानी 2 अक्षांशों के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। अब बात करेंगे, ये 2 अक्षांश रेखाएं हैं। क्लियर है दोस्तों? ये 2 क्या है? अक्षांश रेखा है, और इनके ये बीच का क्षेत्र है, इसे अपन किस नाम से संबोधित करते हैं? इसे अपन क्या कहते हैं? तो इसे अपन कहते हैं ज़ोन। क्या कहते हैं दोस्तों? ज़ोन। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? हमने बताया कि अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो सदैव पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। कहां से कहां की ओर खींची जा रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं हैं जिन्हें परिरेखाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परि अर्थात लेटी हुई रेखाएं। देखिए कितने हिसाब से लेटे हुए हैं, लेटे हुए ना नवाबों की तरह। तो ये क्या है? आपकी परिरेखा है। अब दोस्तों समझिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं, ये परिरेखाएं होती हैं, और इनकी संख्या हमने बताया 180 + 1 होती है, और 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर। और दोस्तों इनके जो याद रखिएगा, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी तो 111 किलोमीटर, लेकिन इनके जो बीच का मध्य का क्षेत्र है, इसे अपन ने किस नाम से संबोधित किया? इसे अपन ने कहा ज़ोन। तो क्लियर है कि अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? जो ऐसे ऐसे खींची जाती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखाएं। और जो ऐसे मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर, ये क्या कहलाएंगी? आपकी देशांतर रेखाएं। समझ में आ रहा है? जो इस प्रकार से रेखाएं होंगी, इस प्रकार से रेखाएं होंगी, वो कहलाएंगी अक्षांश रेखाएं, और जो इस प्रकार से रेखाएं होंगी ये कहलाएंगी आपकी देशांतर रेखाएं। तो क्लियर है? हमने बात की कि अक्षांश रेखाएं जिनकी संख्या 180 + 1 होती है, और 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये रेखाएं सदैव पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं, और इन्हें परिरेखाएं भी कहते हैं, इन्हें लेटी रेखाएं भी कहते हैं, और 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर। अभी अपन और बात करेंगे जो क्वेश्चन दिए गए थे आपको। अब बात कर लेते हैं अपन देशांतर रेखा का। किस पर बात करेंगे? देशांतर रेखा का। तो यह रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जा रही है, यह सीधी खड़ी रेखा। किस रेखा की बात करेंगे अपन? इस रेखा की, इस खड़ी रेखा की बात करेंगे। किस रेखा की बात करने वाले हैं दोस्तों? इस खड़ी रेखा की बात करने वाले। किस रेखा की बात करने वाले हैं? इस खड़ी रेखा की बात करने वाले। इसे अपन किस नाम से संबोधित करेंगे? तो इस रेखा को अपन कई नामों से जानेंगे, जैसे इसी को कहेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा।
और क्या कहेंगे इसी को अपन कहेंगे मध्य रेखा। क्या कहेंगे? मध्य रेखा। और क्या कहेंगे दोस्तों? इसी को अपन कहेंगे प्रधान रेखा। क्या कहेंगे? प्रधान रेखा। और इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे अपन यामुत्तर रेखा। क्या कहेंगे दोस्तों? यामुत्तर रेखा। और इसी को क्या कहेंगे? मानक समय रेखा। मानक रेखा। क्लियर? मानक समय रेखा। तो क्लियर? क्या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहें, चाहे आप मध्य रेखा कहें, चाहे प्रधान रेखा कहें, चाहे यामुत्तर रेखा कहें, चाहे मानक समय रेखा कहें, यह वह रेखा है जो हमारी पृथ्वी को दो गोलार्ध, अब दो गोलार्ध कौन से हैं? एक आपका पश्चिमी गोलार्ध, ये बना आपका पश्चिमी गोलार्ध। ये वाला गोलार्ध कौन सा होगा दोस्तों? यह होगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा होगा? ये वाला गोलार्ध, यह गोलार्ध होगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। और यह गोलार्ध कौन सा होगा? यह होगा आपका पूर्वी गोलार्ध। क्लियर? जैसे आपकी विषुवत रेखा ने भी दो गोलार्ध बना के, एक बनाया था आपका क्या? उत्तरी गोलार्ध। और दूसरा क्या बनाया था? दूसरा बनाया था आपका दक्षिणी गोलार्ध। बनाया था कि नहीं बनाया था? उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर रेखा या मध्य रेखा या प्रधान रेखा या मुत्तर रेखा या मानक टाइम रेखा हमारी पृथ्वी को पश्चिमी एवं पूर्वी गोलार्धों में विभाजित करती है। अब क्वेश्चन बनेगा कि इन रेखाओं को, यानी अब देखिए इन रेखाओं को, ये देखिए खींची गई ये रेखा, ये रेखा, इन रेखाओं को किस नाम से जाना जाएगा या किस नाम से संबोधित किया जाएगा? ये देखिए। क्लियर दोस्तों? ये रेखा, तो ये क्या है? देशांतर रेखा है। इन्हें क्या है? इन्हें अपन ने क्या कहा? इन्हें अपन ने कहा देशांतर रेखा। क्या कहा? देशांतर रेखा। अब ये कहाँ से? जैसे हमने बताया था कि जो विषुवत रेखा मतलब अक्षांश रेखाएं हैं वो इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन देशांतर रेखा है कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर। क्लियर है ना? उत्तर से दक्षिण की ओर, तो देशांतर रेखा है। तो इन्हें अपन क्या बोलेंगे? उन्हें अपन ने परी बोला था, तो इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे खड़ी रेखा। देखिए दोस्तों, खड़ी है कि नहीं खड़ी? आप देख सकते हैं खड़ी है कि नहीं खड़ी है। क्लियर है? तो इन्हें अपन ने क्या कहा? इन्हों अपन ने कहा है खड़ी रेखा है। क्लियर? अब इनकी संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या कितनी होती है? अपन ने ये तो बता दिया कि देशांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जा रही है। उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर रहा और ये दक्षिण रहा, तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। इन्हें अपन ने कहा खड़ी रेखा। इन्हें अपन ने क्या कहा? इन्हें अपन ने कहा खड़ी रेखा। क्लियर है? क्या कहा? खड़ी रेखा। क्लियर? खड़ी रेखा कहा कि नहीं कहा? खड़ी रेखा कहा कि नहीं कहा? अब इसके बाद देखेंगे देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, इन्हें खड़ी रेखा भी कहा। अब देखिए दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है? अपन ने अक्षांश में क्या बताया था? 111 किलोमीटर, लेकिन दो देशांतरों के बीच की दूरी, यानी दो देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी होती दोस्तों? 111.32 किलोमीटर। क्लियर है? कितनी होती है? यानी हमने बताया था कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी है 111 किलोमीटर। क्या बताया था? कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी है 111 किलोमीटर, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी दोस्तों? वह है 111.32। अब डायरेक्ट 32 भी नहीं बोल सकते ना दोस्तों, क्योंकि दशमलव के बाद के अंक एक एक करके ही बोले जाते हैं, लेकिन मैं समझाने की दृष्टि से 111.32 किलोमीटर। क्लियर है? क्लियर है? अब एक देशांतर, याद रखिएगा ये एक देशांतर रेखा है और यह भी एक देशांतर रेखा है, और इनके मध्य की दूरी अपन ने कितनी बता दी? 111.32 किलोमीटर। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी बताई थी अपन ने? 111
11 किलोमीटर। लेकिन इनके जो बीच का क्षेत्र, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या था? 54। लेकिन ये दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र क्या होगा? इसे अपन क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अपन, क्या कहेंगे दोस्तों? इसे कहेंगे गोरे। क्या कहेंगे? गोरे। क्लियर? नहीं क्लियर हो रहा? नहीं क्लियर हो रहा है ना दोस्तों? अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। चले तो मैं भी और क्लियर से क्या होता है आप समझ ना पा रहे होंगे डायग्राम में, तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब देखिए, पहली तो बात यह समझ लीजिए कि ग्लोब में रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और तीन होती है मुख्य रेखाएं, यानी विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। वो अपन ने पिछली क्लास में क्लियर किया था। अब अपन बात करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर की। तो देखिए, एक साइड अक्षांश कर लें, अक्षांश, और दूसरी साइड कर ले यहाँ पर देशांतर। इससे बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ये देशांतर और ये अक्षांश। अब क्वेश्चन आता है अक्षांश रेखाएं कहाँ से कहाँ की ओर खींची जाती है? देखिए, तो ये खींची जाती है पश्चिम से पूर्व की। ठीक है? ये रेखा है, देशांतर कहाँ से कहाँ की ओर खींची जाती है? तो ये खींची जाएगी उत्तर से दक्षिण की ओर। क्लियर है ना दोस्तों? अब दूसरा, इन्हें अपन कहते हैं परिरेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? परिरेखा। लेकिन इन्हें अपन क्या कहते हैं? इन्हें अपन कहते हैं खड़ी रेखा। क्यों? क्योंकि ये खड़ी क्यों कहलाती है? क्योंकि देख सकते हैं, डायग्राम में समझ सकते हैं, उत्तर से दक्षिण से खड़ी और ये पश्चिम से पूरब, तो ये पड़ी। क्लियर है? अब अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी होती है? तो 180 प्लस 1। लेकिन यहाँ देशांतर रेखा की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी 360। कितनी होगी? 360। क्लियर है दोस्तों? अब दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होगी? तो 111 किलोमीटर। कितनी होगी? 111 किलोमीटर। लेकिन दो देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी होगी? तो 111.32 किलोमीटर। क्लियर? अब दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, जो मध्य का क्षेत्र है, उसे अपन क्या कहेंगे? उसे अपन कहेंगे जोन। क्या कहेंगे दोस्तों? जोन। लेकिन दो देशांतरों के जो बीच का क्षेत्र है, उसे अपन क्या कहेंगे? उसे अपन कहेंगे गोरे। क्या कहेंगे? गोरे। लेकिन अब देशांतर में एक और बढ़ जाएगा कि एक देशांतर से दूसरी देशांतर तक, एक देशांतर से दूसरी देशांतर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों कितना समय लगता है? वो लगता है 4 मिनट का। क्या लगता है? 4 मिनट का। कितना टाइम लगता है दोस्तों? 4 मिनट का। फिर एक क्वेश्चन देते हैं कि अक्षांश रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो किसकी जानकारी प्राप्त होती है? वो होती है आपको मौसम की जानकारी। मौसम क्यों परिवर्तित होता है वो आगे बताने वाले हैं। यानी मौसम, अक्षांश रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होगी? मौसम संबंधी जानकारी। और देशांतर रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होगी? तो समय संबंधी जानकारी प्राप्त होगी। क्लियर है दोस्तों? समय संबंधी जानकारी प्राप्त होगी। तो क्लियर? अक्षांश रेखाएं, एक बार पुनः देखें, अक्षांश रेखाएं सदैव पश्चिम से पूर्व खींची जाती हैं। ये परिरेखाएं होती हैं, इनकी संख्या 180 प्लस 1 होती है। इनके दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र जोन कहलाता है और अक्षांश से हमें मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त होती है।
अब बात करेंगे देशांतर। ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाएंगी, इन्हें अपन खड़ी रेखाएं भी कहते हैं। इनकी संख्या 360 होती है। इनके बीच की दूरी यानी दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। इनके बीच का क्षेत्र गोरे कहलाता है और एक देशांतर से दूसरी देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। और इन रेखाओं से हमें समय संबंधी क्या मिलती है? जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? अब 0 डिग्री देशांतर रेखा को अपन ने कहा, इसी को अपन ने क्या नाम दिया? इसी को कहा अपन ने देशांतर रेखा, इसी को कहा मध्य रेखा, इसी को कहा प्रधान रेखा, इसी को कहा यमोत्तर रेखा, इसी को कहा मानक टाइम रेखा। क्लियर? क्या कहा दोस्तों? मानक टाइम रेखा। अब जो क्वेश्चन आपसे किए थे, क्वेश्चन किए थे ना दोस्तों कि पहला क्वेश्चन था दिन रात क्यों, क्वेश्चन किया था। तो इसमें देखिएगा पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं। पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं दोस्तों? 2। एक होती है परिभ्रमण और एक होती है परिक्रमण। क्लियर? पृथ्वी की अपनी कितनी गतियां होती हैं? 2 गतियां होती हैं और पृथ्वी भी घूमती है। अब ये मत कहना कि बोले हम पृथ्वी में, चलो पृथ्वी हमें अमेरिका नहीं, चलो तो ये बस नहीं है, पृथ्वी माता है, एक ग्रह है, सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक ग्रह है। इस प्रकार से नहीं घूमेगा। तो किस प्रकार से? परिभ्रमण और परिक्रमण। अब परिभ्रमण का मतलब अपने अक्ष, अपने केंद्र, अपनी धुरी पर क्या करना? चक्कर लगाना। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए यह पृथ्वी है, ये क्या है? यह पृथ्वी है, ठीक है। अब यह अपने अक्ष पे इस प्रकार से घूमे। किस पर घूमे? अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूमे। अक्ष का मतलब धुरी पर या केंद्र पर या अपने सेंटर पर। तो याद रखिएगा, इसे अपन कहेंगे परिभ्रमण गति। और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करे उसे अपन कहेंगे परिक्रमण गति। क्या कहेंगे दोस्तों? परिक्रमण गति। तो क्लियर? मैं सीधा एग्जाम्पल दूं। मान लीजिए मैं इस तरीके से एक मंदिर में गया और इस तरीके से राउंड लगाता हूं कि जय हो हरिहर महाकाल की। तो ये मैंने क्या किया? ये किया परिभ्रमण। और मैं मंदिर के इर्द गिर्द चक्कर लगाऊं और फिर बोलूं जय महाकाल की, तो ये मैंने क्या बोल दिया? ये कहलाएगा जय महाकाल की। ये जो मैंने राउंड दिया मंदिर का, ये कहलाएगा परिक्रमण। तो मैं बात करने जा रहा था कि जब हमारी पृथ्वी अपनी धुरी, अपने अक्ष, अपने केंद्र पर चक्कर लगाती है। क्लियर है? क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। तो उसे अपन कहते हैं परिभ्रमण गति। उसी को कहते हैं घूर्णन गति और उसी को कहते हैं दैनिक गति। तीनों एक ही नाम है, तीनों एक ही नाम है कि जब हमारी पृथ्वी अपने धुरी, अपने अक्ष, अपने केंद्र पर चक्कर लगाती है तो उस गति को कहते हैं परिभ्रमण गति, उसी को कहते हैं घूर्णन गति और उसी को कहते हैं दैनिक गति। लेकिन जब हमारी पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की, तो उसे कहते हैं परिक्रमण गति और उसी को कहते हैं वार्षिक गति। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटा 56 मिनट 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, यह लगभग 24 घंटे का समय देती है। और पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो याद रखिएगा 365 दिन 5 घंटा 56 मिनट 48 सेकंड, 365 दिन, समझ रहे हैं? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 56 सेकंड, या इसी को बोल सकते हैं 365 सही 1/4 दिन, इसी को बोल सकते हैं। लगभग में 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पृथ्वी सूर्य की क्या कर लेती है? परिक्रमा कर लेती है। तो अपन का पहला क्वेश्चन था इस पृथ्वी पर रात और दिन क्यों होते हैं? तो पृथ्वी पर रात और दिन इसलिए होते हैं क्योंकि पृथ्वी की परिभ्रमण गति, यदि पृथ्वी दोस्तों, यदि पृथ्वी अपनी दूरी, अपने अक्ष, अपने केंद्र पर न घूमती होती तो रात होता तो दिन ना होती और दिन होता तो रात न होती। समझ रहे हैं? मेरी भाषा समझिए।
हमारी पृथ्वी अपने अक्ष, अपने केंद्र, अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इसीलिए इस पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। फिर एक क्वेश्चन बताया था आपको कि अगर पृथ्वी में छोटे बड़े दिन रात के होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों आपको क्लियर हो तो मैं क्लियर करना चाहूँ, क्योंकि हमारी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव होता है 23.5 डिग्री। कितना होता है? 23.5 डिग्री। यदि दोस्तों हमारी पृथ्वी का अपना अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री न होता तो इस पृथ्वी पर 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की क्या होती? रात होती, अर्थात दिन रात बराबर होते। फिर हमने एक क्वेश्चन किया कि पृथ्वी पर ऋतु संबंधी, तीसरा क्वेश्चन किया था ऋतु संबंधी घटनाएं। ऋतु संबंधी क्लियर दोस्तों, ऋतु में क्या होती है? जैसे शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये ऋतु संबंधी घटनाएं जो होती है, तो ये ऋतु संबंधी घटनाएं होती पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। अर्थात जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इससे ऋतु संबंधी घटनाएं क्या होती है? घटित होती, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी वर्षा, कभी बसंत। ये ऋतुएं जो होती हैं ये पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होती हैं। फिर एक क्वेश्चन किया था मौसम संबंधी जानकारी। तो देखिए मौसम संबंधी जानकारी कहाँ से मिल रही है आपको दोस्तों? वह मिल रही है अक्षांश रेखाओं से। कहाँ से मिल रही है? अक्षांश रेखाओं से। और दोस्तों अक्षांश रेखाओं से आपने देखा कि सुबह होती है मौसम अलग होगा, दोपहर होती है मतलब धूप ज्यादा होगी, शाम होगी मौसम कुछ हटके होगा। तो ये मौसम क्यों बदलता है? क्योंकि अक्षांश रेखाओं के कारण। अब समय संबंधी आप सोच रहे होंगे कि मैंने मान लीजिए 5 रुपए की घड़ी पहन रखी है, तो आपको लग रहा होगा कि इससे अपन को टाइम का पता लगता है। दोस्तों टाइम का पता इससे जरूर लगता है, लेकिन एक इससे पहले मानक टाइम रेखा होती है। क्या होती है? मानक टाइम रेखा। और वो कहाँ से निर्धारित की जाता है? मानक टाइम रेखा वो निर्धारित किया जाता है आपका किससे? मतलब देशांतर रेखाओं से। अब एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और बना करता है दोस्तों, मैं आपसे क्लियर करना चाहूँ। एक क्वेश्चन और बना करता है, वो क्वेश्चन बनता है जीएमटी। किससे बनता है? जीएमटी से। तो जीएमटी से बनता है तो इसको पहले अपन क्लियर कर लेते हैं। किस प्रकार से क्लास समझ में आ रही है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स पर जरूर अपनी सलाह मशवरा पेश करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और दोस्तों को भी इस क्लास लेने के लिए क्या करें? आप उत्साहित करें, आप उन्हें बताएं कि किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से हमारे समझ में आ रही है, किस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाली है ये महत्वपूर्ण क्लास। क्योंकि यह अग्निवीर, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी फॉरेस्ट, अन्य व्यापक एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। तो एक टर्म और आया करता है, एक शब्द आता है मानक समय रेखा। मानक समय रेखा क्लियर है दोस्तों? अब विश्व में कुल कितने मानक समय रेखा है? तो कितने हैं? 24। ये भी एक क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्वेश्चन है। विश्व में कुल कितने मानक समय रेखा है? 24। और सबसे ज्यादा किसके हैं? तो रूस की। किसके? रूस। जो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, जिसे रसिया भी कहा जाता है, जिसे सोवियत संघ रूस भी कहते हैं। इसके मानक समय कितने हैं दोस्तों? 11। और अमेरिका के कितने हैं दोस्तों? अमेरिका के हैं 7। कितने हैं? 7। क्लियर? 7। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे कि विश्व का मानक समय रेखा कहाँ से निर्धारित किया जाता है। जो विश्व का मानक समय रेखा है वो टाइम को कहाँ से निर्धारित किया जाता है? वो किया जाता है इंग्लैंड। कहाँ से निर्धारित किया जाता है? इंग्लैंड से। और इंग्लैंड में कहाँ से निर्धारित किया जाता है? इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। और आपको पता लंदन किस नदी के किनारे है? आप कमेंट बॉक्स पे जरूर क्लियर करें। टेम्स नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, यहाँ से गुजरती दोस्तों जीएमटी यानी ग्रीनविच मानक टाइम
रेखा। तो एक क्वेश्चन आएगा कि पूरे विश्व यानी संसार यानी वर्ल्ड का मानक समय कहाँ से निर्धारित किया जाता है? तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन। क्यों निर्धारित किया जाता है? क्योंकि यहाँ से मिलती GMT ग्रीनविच मानक टाइम रेखा। अब एक एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों कि विश्व के मानक समय से भारत का मानक समय कितना आगे है। तो यहाँ देते हैं, मान लीजिए ये आपका इंग्लैंड है, ये आपका इंडिया है, ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका यूएसए है और ये आपका थाईलैंड है। क्लियर है? इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए, थाईलैंड। क्लियर दोस्तों? अब मान लीजिए इंग्लैंड में सुबह के 7 बजे हमने क्या बात की थी कि विश्व के मानक समय से भारत का मानक समय कितना आगे है। यदि आपको क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख के भेजें कि कितना। तो मान लीजिए इंग्लैंड में सुबह के 7 बज रहे हैं, तो आपके इंडिया में उस टाइम कितना समय होगा? उस टाइम होगा 12:30 PM। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के समय से भारत का मानक समय 5.5 घंटा क्या है दोस्तों? प्लस, यानी इंग्लैंड के समय से भारत का मानक समय 5.5 घंटा ज्यादा है। कितना ज्यादा है दोस्तों? 5.5 घंटा। अब मान लीजिए, अब देखिएगा भारत में 12:30 बजे है, तो पाकिस्तान में उस समय क्या बज रहा होगा? देखिए ये भी एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का मानक समय क्या भारत के मानक समय के बराबर है या भारत के समय से ज्यादा है या भारत के समय से कम है। तो पाकिस्तान में कितना बज रहा होगा? यहाँ बज रहा होगा 12 PM, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितना बज रहा होगा? यहाँ बज रहा होगा 12 PM। क्लियर? कितना बज रहा होगा? 12 PM। तो यहाँ कितना माइनस कर दिया? यहाँ माइनस कर दिया अपन ने आधा घंटा। क्लियर है? यहाँ 5.5 घंटा ज्यादा किया था और भारत के समय से पाकिस्तान का टाइम कितना कम है? आपका आधा घंटा। यानी अगर यहाँ दोपहर में 11:30 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में उस समय वहाँ 11 बज रहे होंगे, क्योंकि भारत के समय से आधा घंटा कम है। अब बात करेंगे बांग्लादेश की कि बांग्लादेश का मानक समय भारत के मानक समय से कितना कम या ज्यादा है। तो देखिए यहाँ कितना बज रहा होगा? यहाँ बज रहा होगा 1 PM। यानी भारत के समय से बांग्लादेश का मानक समय 1 घंटा क्या है? प्लस। यानी मान लीजिए कि भारत में 12 बजे है। ठीक है? भारत में क्या बजे है? 12 बजे है। तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा? 12:30 बांग्लादेश में, क्योंकि हम पाकिस्तान की कंपेयर नहीं करेंगे। पाकिस्तान का टाइम आधा घंटा कम है और बांग्लादेश का टाइम आधा घंटा ज्यादा है। मैंने एक यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि भारत में मैंने टाइम दिया है 12:30, तो आधा घंटा प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ 12 बजा रहे हैं और यहाँ 1 बजा दिए, 1 घंटा ज्यादा नहीं। आधा घंटा पाकिस्तान का समय भारत से कम है और बांग्लादेश का आधा घंटा ज्यादा है। यानी भारत में यदि दोपहर के 12:30 बजे हैं तब बांग्लादेश में क्या बजेगा? 1 और पाकिस्तान में क्या बजेगा? 12। तो यहाँ देख लीजिए आधा घंटा कम हो गया और यहाँ आधा घंटा क्या हो गया? प्लस हो गया ना दोस्तों? तभी तो 1 बजा। अब चलते हैं यूएसए कि यदि दोपहर में 12:30 बज रहे हैं हिंदुस्तान में, तो यूएसए में उस टाइम कितने बज रहे होंगे? यानी यूएसए यानी अमेरिका में कितना बज रहा होगा? बताइए दोस्तों, क्या हो गया होगा टाइम? तो यहाँ होंगे 12 AM। यानी क्योंकि भारत के समय से यूएसए का समय 11:30 घंटा क्या है? प्लस। आगे
यदि हिंदुस्तान में 12:30 हो गए होंगे तो वह यूएसए में रात्रि के 12 बजे। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए अभी टाइम मान लीजिए 12:30 बजा है। कितना बजा है? 12:30 बजा है। तो वहाँ रात के 12 बज रहे होंगे। कहाँ पर? यूएसए में। क्योंकि 11 घंटा 34 मिनट लगभग प्लस किसका टाइम है? आपका किससे? भारत के समय से यूएसए का। अब बात करेंगे अपन थाईलैंड की। किसकी बात करेंगे? थाईलैंड। थाईलैंड याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा देश जहाँ घूमने योग्य दोस्तों। मुझे भी कभी कभी मौका नहीं मिला, जब मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा यूट्यूब में कि थाईलैंड में। तो अपन बात कर रहे थे कि थाईलैंड का टाइम कितना, तो यहाँ पर 12:30 बजे थे, तो यहाँ कितना बज रहा होगा थाईलैंड में? तो थाईलैंड में बज रहा होगा 3:30 PM। 3:30 PM यानी थाईलैंड में कितना बज रहा होगा दोस्तों? थाईलैंड में बज रहा होगा 3:30 PM। कितना बज रहा होगा? 3:30 PM। क्यों? क्योंकि थाईलैंड का टाइम भारत के समय से 3 घंटा क्या है? प्लस। क्लियर है दोस्तों? कितना प्लस है? 3 घंटा। तो 12:30 से 1:30, 2:30, 3:30। क्लियर? तो क्लियर, ये है मानक टाइम। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का मानक टाइम कहाँ से निर्धारित किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे भारत का जो मानक टाइम है वो 82.5 डिग्री। जैसे को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश एक राज्य है भारत का। क्लियर है? पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। उत्तर प्रदेश में एक शहर या महानगर जिसका नाम है प्रयागराज, और जिसका प्राचीन नाम था इलाहाबाद, और इलाहाबाद का प्राचीन नाम था प्रयागराज। यानी अब एक क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन माना कि प्रयागराज का नवीन नाम क्या है और प्रयागराज का प्राचीन नाम क्या था? तो सबसे पहले तो प्रयागराज, और प्रयागराज से बना इलाहाबाद, और इलाहाबाद जिसने नाम परिवर्तित किया था वो था मुगल बादशाह अकबर। और फिर इलाहाबाद से बीजेपी सरकार, आदित्यनाथ योगी जी सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया? आपका पुनः प्रयागराज बना दिया गया, जो गंगा यमुना संगम के किनारे प्रयागराज। तो मैं बता रहा था कि भारत का मानक टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, और प्रयागराज में नैनी तहसील, और नैनी तहसील में एक गांव पड़ेगा जिसका नाम होगा फूलपुर। यहाँ से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी फूलपुर से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। अगर दोस्तों ये ऑप्शन में ना मिले तब आपको ऑप्शन क्या चूज करना पड़ेगा? मिर्जापुर, यानी उत्तर प्रदेश के एक जिला मिर्जापुर, यहाँ से भी मानक टाइम रेखा गुजरती है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो भारत की मानक टाइम रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह भारत के 28 राज्यों में से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन? मानक समय रेखा। मानक समय रेखा। वो 5 राज्य कौन है? उसके लिए ट्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? ट्रक। और उसके लिए ट्रक में क्या होगा? ट्रक होगा मऊ, छत्तीस। देखिए ट्रिक के माध्यम से चीजें बड़ी आसान हो जाती है। जैसे पहला अक्षर देख सकते हैं इसमें आ से क्या बन जाएगा? आ से बन जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर दूसरा अक्षर है उ, तो उसे क्या बन जाएगा? उसे बन जाएगा उड़ीसा। फिर है माँ से क्या बन जाएगा दोस्तों? माँ से बन जाएगा मध्य प्रदेश। फिर है उसे क्या बन जाएगा दोस्तों? उसे बन जाएगा उत्तर प्रदेश। और फिर है छत्तीस, तो छत्तीस से क्या बन जाएगा? छत्तीसगढ़। तो क्लियर है? कल आता है मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो छत्तीस, यानी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। तो कैसी लगी दोस्तों आपको क्लास? आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा भला तो सबका भला। क्लियर दोस्तों? तो चले इसी के साथ मिलते हैं पुनः अगली क्लास में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।